सवाल है हर बच्चे के मन में एक ना एक बार तो आता ही कि भाई बिना पढ़े क्या नंबर आ सकता है। पढ़े तो भाई नंबर नहीं आएगा, लेकिन कम पढ़ के ज़्यादा नंबर जरूर आ सकता है। भी पढ़ के रखे हो, तुम्हारा सिलेबस पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं भी है, फिर भी आप एक अच्छा स्कोर अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में ला सकते हो। ऐसा दोस्त जरूर होता है जो पढ़ता आपसे कम है, लेकिन जब पेपर होता है उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो मार्क्स आपसे ज़्यादा आते हैं। लिखते हो, ज़्यादा एलेबरेट करके लिख पाते हो, नहीं लिख पाते हो। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि स्लो स्पीड, क्योंकि हमें देखो विदाउट प्रैक्टिस कोई भी चीज़ आप परफेक्ट नहीं बना सकते हो। नमस्कार, जय हिंद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे कि बिना पढ़े भाई नंबर कैसे लेके आए। देखो एक बहुत बड़ा सवाल है, हर बच्चे के मन में एक ना एक बार तो आता ही कि भाई बिना पढ़े क्या नंबर आ सकता है। देखिए, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बिना पढ़े तो भाई नंबर नहीं आएगा, लेकिन कम पढ़ के ज़्यादा नंबर जरूर आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके पीछे भी आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों के अंदर सुधार लाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में मैं समझाने वाला हूं कि अगर तुम कम भी पढ़ के रखे हो, तुम्हारा सिलेबस पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं भी है, फिर भी आप एक अच्छा स्कोर अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में ला सकते हो। तो वीडियो लास्ट तक देखना, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर देना। देखो, अगर हम अपनी बात करें या फिर आपकी बात करें, किसी की भी बात करें, हर किसी के पास एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो पढ़ता आपसे कम है, लेकिन जब पेपर होता है उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो मार्क्स आपसे ज़्यादा आते हैं। ये कैसे हो पाता है? सबके साथ ये कहानी है। मैं भी परेशान रहता था कि मेरा दोस्त मुझसे पढ़ता कम है, समय कम देता है, कम टाइम में ही ज़्यादा स्कोर लेके आ पाता है। तो ये पॉसिबल कैसे है? इसके पीछे का हम लोग रीज़न समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो कि दो कैटेगरी में होते हैं भाई, कि मोर स्टडी कर रहे हो, लेकिन आपके जो मार्क्स है वो इन कंपेरिजन टू आपके फ्रेंड वो कम आ रहे हैं। जबकि दूसरा जो दोस्त है आपका, वो क्या है भाई कि लेस पढ़ाई, बहुत कम पढ़ाई दे रहा है, कम समय दे रहा है, लेकिन मार्क्स उसके अच्छे आ रहे हैं। लेकिन ये किसमें? थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन की बात हो रही है यहाँ पर। इट मीन्स आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के पैटर्न है, वैसे एग्जाम्स की बात हो रही है कि उसमें कम पढ़ के कैसे ज़्यादा मार्क्स लेके आता है। उसके पीछे की पूरी कहानी है दोस्त मेरे प्रेजेंटेशन की। ये बोर्ड एग्जामिनेशंस का जो पैटर्न होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि आपको आता कितना है ये आपसे नहीं चेक किया जाता है। आप उस चीज़ को, जो आपको आती है चीज़, उसको लिख कितना पाते हो, ये चीज़ आपसे चेक की जाती है। अगर आप उसमें माहिर हो कि मुझे आता 2 शब्द है, मैं लिखता 4 शब्द हूँ, भाई नंबर ऑटोमेटिकली तुम्हारे बढ़ने वाले हैं ना, ऑटोमेटिकली तुम बढ़ा लोगे। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि करके क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हर बच्चा फेस करता है एग्जामिनेशंस में जब जाता है। सबसे पहली चीज़ भाई, जब आप लिखने जाते हो तो भाई चलो मिस्टेक्स तो होती हैं, आप कम लिखते हो, ज़्यादा एलेबरेट करके लिख पाते हो, नहीं लिख पाते हो। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि स्लो स्पीड, क्योंकि हमें आदत हो जाती है MCQs तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कोई भी क्वेश्चन देते हैं, पढ़ के छोड़ देते हैं, हाँ मुझे आता है क्वेश्चन, लिखते कभी नहीं है। क्वेश्चन को देखा, पढ़ा, आंसर मुझे आता, मैं लिखता कभी नहीं हूँ। जब डायरेक्ट मैं पहुंच गया एग्जाम में लिखने, अब एग्जाम में मेरी स्पीड लिखने की एक भाई 2-3 वर्ड में लिख पा रहा हूँ मुश्किल से 1 सेकंड में, है ना। 1 सेकंड में हो सकता है 1 वर्ड भी ना लिख पा रहे हो। तो जब वो प्रैक्टिस नहीं है, तुम्हारी स्पीड तुम्हारी स्लो है, तो भाई ऑब्वियसली वहां जाओगे तो तुम्हें परेशानी होगी। जैसे ही तुम स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे, तुम्हारी हैंड राइटिंग बिगड़ जाएगी। तो दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ की भाई बैड हैंड राइटिंग भी हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करके हम लोग रखे होते हैं। और दूसरा भाई, अब जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में ना हैबिट है ना कुछ है, बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं और उस पर फिर हम लोग अपना ड्राइंग बनाने लगते हैं। मैक्सिमम कटआउट जितना मार सकते हैं उतना कटआउट मारने लगते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। उसके बाद हम बात करें तो अनक्लियर डायग्राम्स, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें डायग्राम बनाना है, डायग्राम की प्रैक्टिस भी नहीं कर रखी है भाई। बना रहे हैं, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको फिर इरेज कर रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर इरेज कर रहे हैं, पूरा उतना स्पेस खराब कर दिया। ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना आपके एग्जामिनर के ऊपर, वो बहुत गंदा पड़ने वाला है। इसके बाद जो लास्ट कि भैया हम लेस कंटेंट लिख पाते हैं, 5 नंबर का सवाल है, लिखी 2-3 लाइन में आंसर ही खत्म हो जा रहा है। 3 नंबर का सवाल है, 1 लाइन 2 लाइन ज़्यादा हम लिख नहीं पा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या करेंगे, इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इन सारी प्रॉब्लम्स को एक वीडियो में दूर करने की बात काम करूंगा मैं। बस आपको ध्यान से अच्छे तरीके से सारी वीडियो को, पूरी अच्छे स्टेप्स को समझते हुए चलना है। अब करना क्या, ओवरऑल हमें प्रैक्टिस करनी है। देखो, विदाउट प्रैक्टिस कोई भी चीज़ आप परफेक्ट नहीं बना सकते हो, है ना। ये कोट आपने बहुत बार सुना होगा और ये बहुत हेल्पफुल है जब आप इसको प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करते हो। जैसे अगर बचपन में आपसे 2 का टेबल कोई पूछता था तो आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ते थे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ऐसे पढ़ते थे। लेकिन अचानक से वो कोई आके पूछ देता था 2 9 जा क्या होगा, देन आप फंस जाते हो, भाई मैंने तो सिक्वेंशियल पढ़ा था। फिर आप स्टार्टिंग से शुरू करते थे और लास्ट तक जाते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर तुमसे कोई 2 8 जा पूछे, 2 7 जा पूछे, 2 9 जा, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पूछ दे, आप फटाक से बता दो, क्योंकि आपने इतनी बार उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रखा है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर है। तो वही सेम चीज़ है कि हम जब प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करके रखेंगे हर एक चीज़ों की, तो हमें कोई भी चीज़ लिखने की हो, स्पीड की बात हो, मिस्टेक्स की बात हो, हम सारी चीज़ें दूर कर चुके होंगे। और दूर नहीं भी कर चुके हो भी जाती है, क्योंकि हम ह्यूमन है, गलती होगी। तो उस पर कैसे हमें दूर करना, हम उस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए या बुरी होनी चाहिए। अब देखो ऐसा नहीं भाई बचपन से जो लिखते आए हो वही लिखोगे एग्जाम में, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में जादू हो जाएगा तुम अच्छा लिखने लगोगे। बस आपने ये लिखना है कि जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो तो रीडेबल हो। मतलब मैं भी अगर पढ़ना चाहूँ तो मुझे अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, मैं भी इवन ऑफलाइन बोर्ड्स की कॉपियाँ मैं खुद भी चेक करता हूँ और भी मेरे जो कलीग्स हैं वो लोग भी चेक करते हैं। तो इन चीज़ों को जो देख के समझ में आता है कि भाई अगर आप एक अच्छा इम्पैक्ट डालना है तो आप ऐसा लिखो कि मुझे समझ में आए, मैं पढ़ पाऊँ। अगर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो वो मेरे लिए सेंस नहीं बन रहा है। और एग्जामिनर इतना फ्री नहीं होता है मेरे दोस्त कि आपको बैठ के एक चीज़ पढ़े। अगर उसको 2-4 लाइन अच्छे तरीके से रीडेबल दिख रही है, मतलब आपने अच्छे से लिखा है, तो वो 2-4 लाइन आपके क्वेश्चन के आंसर की पढ़ता है, उसके बाद आपको मार्क्स देके आगे बढ़ जाता है। तो लिखना हमें इस तरीके से कि चीज़ें रीडेबल हो। अगर मैं आपको टॉपर की कॉपी दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हो बहुत अच्छी राइटिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी, बहुत सुंदर नहीं लिखा गया है, लेकिन जो लिखा गया है वो एक एक लाइन रीडेबल है। ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर एकदम ऐसा लिख दे रहा है कि टाइपिंग देख के मन खुश हो जा रहा है एग्जामिनर का, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। जो चीज़ें लिखी गई है, जो कॉपी देख रहे हो आप, ये टॉपर की कॉपी है और ये टॉपर की कॉपी है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसने अच्छे तरीके से क्या होगा, क्या गलतियां नहीं करी होगी। फुल मार्क्स जिसको मिले होंगे 100% वाली कॉपी है, तो वो आप देख सकते हो बहुत सुंदर राइटिंग है, लेकिन लिखा ऐसा क्या है कि तरीके से अच्छे तरीके से आप रीड कर सकते हो। दूसरा बात आता है जब क्वेश्चंस आपके डायग्राम वाले हैं तो उसमें क्या बहुत अच्छी आपकी आर्ट होनी चाहिए, बहुत सुंदर डायग्राम बनाना चाहिए। स्केल का यूज़ करो, पेंसिल का यूज़ करो, मार्कर का यूज़ करो, जो तुम्हें करना वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपने जितने भी डायग्राम्स बनाने हैं वो ऐसा हो कि क्लियर हो, देख के चीज़ें ये समझ में आ जाए कि आप बनाना क्या चाह रहे हो। अगर आप बना रहे हो और क्लियरिटी कैसे आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, डायग्राम को, डायग्राम बना दो और उस डायग्राम को जितनी एक्सप्लेनेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, जितनी एक्सप्लेनेशन बता सकते हो उसके बारे में, वो साइड में आप मेंशन कर दीजिए। यहाँ पर देखिए सिंपल सा आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाने के लिए बहुत अच्छी आपको डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये नहीं दिख रहा कि सारे सर्कल एकदम एग्जैक्ट सर्कुलर ही बने, सब कुछ नहीं है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी चीजें लिखी गई हैं वो पूरी की पूरी चीजें क्या हैं तो क्लियर है, अपने आप में अंडरस्टैंडेबल है। बस इतनी सी ध्यान आपको रखना है। ये सेकंड स्टेप की बात हो गई और यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दी गई है और यहाँ पर नाम भी लिख दिया गया है। बस अब अगर आगे हम बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स में क्या ध्यान रखना है। मैं न्यूमेरिकल्स के लिए हर बार बोलता हूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स जाइए तो आप पहले गिवन डेटा को लिखिए, फिर जो भी आपका फाइनल आंसर हो, जो भी आपका फाइनल आंसर हो दोस्त, उसको आप क्या कर दीजिए, एक ब्लॉक में रख दीजिए। बस एक काम कर दीजिए उसको ब्लॉक में, जैसे ये फाइनल आंसर आया मेरा, मुझे इसको ब्लॉक में कर देना, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं उसके पास कि बैठ के सोचे आपका एक कैलकुलेशन चेक करे। वो आपकी स्टार्टिंग के गिवन डेटा को देखेगा, प्रोसेस को देखेगा और फाइनल आंसर की तरफ बढ़ेगा। तो हमें भी यही करना, हमें इस तरीके से चीज़ों को लिखना है। यहाँ देखो आप डायग्राम बना दे रहे हैं, सबसे पहले न्यूमेरिकल बेस्ड है तो भाई उसमें एक फिगर बेस्ड डायग्राम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है अगर गिवन है। फिर यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में डिटेल दी गई है कि R3 की अगर हम बात करें, R3 और R4 ये दोनों किस में है, सीरीज में है। इस डायग्राम को पूरी अच्छे तरीके से क्या किया गया है तो एक्सप्लेन किया गया है और यही एग्जामिनर को एक अच्छा इंपैक्ट देता है। आपकी बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, आपने जो नॉलेज आपके पास थी, आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि वो सीरीज में है, लेकिन मैंने लिखा नहीं। आप भी जानते थे, मैं भी जानता हूँ, मैंने लिखा नहीं, आपने लिख दिया। अब एग्जामिनर वो चीज़ अलग इंपैक्ट क्रिएट करेगी। मैं सेम आंसर पा रहा हूँ, आप भी सेम आंसर पा रहे हो सकता है मेरे आधे मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट आपकी प्रोबेबिलिटी 100% है कि आप उस चीज़ को पा जाओगे, आप 100 मार्क्स पाओगे, उसमें आप 100% मार्क्स पाने वाले हो। अब इसके बाद रही बात कैलकुलेशन की, कैलकुलेटरी पार्ट है। अब जब आप आंसर की तरफ बढ़ के देखेंगे तो यहाँ फाइनल आंसर अगर आप देखो तो यहाँ से फिर से आपको जो मिल रहा है वो क्या मिल के आ रहा है, वो ब्लॉक मिल के आ रहा है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसी तरीके सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले गिवन डेटा को देखिए, गिवन डेटा लिखने के बाद जो कैलकुलेशन है वो तो रहेगी रहेगी, और जो फाइनल आंसर आप पहुंच जाते हो उस फाइनल आंसर में एक ब्लॉक जरूर प्रोवाइड कर देना, ठीक है। अब इसके बाद हाईलाइट द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये बहुत जरूरी है जब आप किसी वर्ड को लिखते हैं, किसी वर्ड को समझते हैं, जो वो इंपॉर्टेंट अगर आपको लग रहा है, जैसे आप किसी चीज़ को समझाना चाह रहे हैं कि मैं इसके बारे में ज़्यादा फोकस हूँ, कोई आंसर लिख रहा हूँ उसमें कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लग रहा है, उसको सिंपल सा क्या करना है, आपने मार्क कर देना है। जैसे एक सिंपल सा आंसर है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर, अभी तो सिलेबस से आपके हट गया, बट यहाँ देखिए स्प्लिट रिंग्स यूज़ किया गया है, तो स्प्लिट रिंग्स में अंडरलाइन कर दिया गया है। नीचे आप देखेंगे यहाँ मूवमेंट की बात करें, पर्टिकुलर प्लेट्स की मूवमेंट किधर होगी, किस साइड की किधर मूवमेंट होगी, वहाँ जो चीज़ इनको लगी कि इंपॉर्टेंट है इस पूरी की पूरी लाइन में, वो यहाँ पर अंडरलाइन कर दी गई है और ये एक अच्छा क्रिएट करता है इम्पैक्ट, तब जब आपको आंसर बहुत क्लियरिफाई है, बहुत अच्छे से आपको आता है, और ये एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। एग्जामिनर पूरा आंसर नहीं पढ़ेगा, आपको जितने लाइंस पर कॉन्फिडेंस है बस उसको अंडरलाइन कर दो, वो हाईलाइट दिखेगी, वो उसको पर्टिकुलर रीड करेगा, मार्क्स देगा, आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलिए
तो ये वाली ट्रिक भी आपने यूज करनी है। अगर अगले की बात करें तो अगला हो चुका है हमारे पास कट्स इन द आंसर। अब हो सकता है भाई आपके कट आउट कहीं आ गए, आप क्या करोगे, इतने कट लगाओगे पूरा बदला जो अभी तक बचपन से जो डायग्राम तुम्हारे गलत बनते आए उसका बदला वहां ले लोगे कि मैं यहीं पर हार्ड बना दूंगा। ऐसा तुम्हें नहीं करना। मिस्टेक सबसे होती है, ह्यूमन हूं, मैं भी हूं, तुम भी हो, सबसे होगी। देखो ये टॉपर की ही कॉपी, अगर आप देखो तो मिस्टेक्स हुई है, बट उसने एक सिंगल कट लगाया आगे बढ़ गया, एक सिंगल कट लगाया आगे बढ़ गया, गलती हो गई भाई, हो गई, खत्म कहानी। और उसने एरो दिखा दिया कि आंसर यहाँ से कंटिन्यू हुआ है, बीच में जो मिस्टेक है उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना। तो आपने भी यही करना। अगर कोई गलती हो जाती एक सिंगल कट लगाइए, हर गलती के लिए बस एक सिंगल कट को यूज करो, बहुत ज़्यादा ड्राइंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद राइट आंसर्स इन पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो जब आप अपने आंसर्स पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो, इसको दो तरीके से हम समझते हैं। अगर आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो तब तो आप पॉइंट्स में चलिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको कोई आंसर मान लो क्वेश्चन पढ़ने के बाद नहीं आ रहा है। अब देखो एक जो माइंडसेट होता है एक टॉपर बच्चा, एक एवरेज बच्चा या एक स्किल्ड बच्चे के अंदर, वो ये होता है कि भाई उसको आता भले आंसर नहीं, क्वेश्चन पढ़ा उसको हो सकता है चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी बट उसको आंसर नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन को छोड़ के भाग जाएगा। अब तुमने तो पढ़ा, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लगा, लेकिन पूरी डिटेल में नहीं जानते हो, तुमने छोड़ के भाग गए। लेकिन अगर एक स्किल्ड बच्चा होगा, वो क्योंकि बोर्ड की कॉपियाँ, देखो मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि आप जब लिखते हो तो टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कॉपी चेक करते हुए कि आपका आंसर पूरा डिटेल में पढ़े, उसको एनालाइज करे, फिर लेके अच्छा आपने सही लिखा है नहीं लिखा है। वो ये चेक करेगा आपने लिखा है, उसकी 2 लाइन्स स्टार्टिंग की पढ़ेगा, 3 लाइन्स पढ़ेगा, हो सकता है 3-4 लाइन 2 लाइन लास्ट की पढ़ ले, लेकिन बीच में कंटेंट इतना टाइम नहीं है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं पढ़ेगा। तो आप अटेम्प्ट दे के आओ, अगर पढ़ लेगा तो काट देगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो आपने नंबर मिल जाएगा। तो अगर मान लो किसी टॉपिक के किसी क्वेश्चन के बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा, उसको पॉइंट बाय पॉइंट में मत लिख के उसको लिख दो पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिख दो। और स्टार्टिंग के ट्राई करो, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो जो एक्यूरेट आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत नॉलेज उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्यूरेसी की तरफ है, उसको पहले लिखो, फिर थोड़ी बहुत रिलेट करके थोड़ी खुद से क्रिएट करना सीखो। अब थोड़े बहुत क्रिएशन की तरफ ध्यान दो, फिर लास्ट की 1-2 लाइन जो तुम्हें लगता है कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो सकती है उस क्वेश्चन के लिए, वो लिख दो। तो ये पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखोगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में वो पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि लेंदी पैराग्राफ आप नहीं पढ़ोगे। लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट अगर आंसर होगा तो वो डायरेक्ट देखेगा, हाँ 1-2 पॉइंट पढ़ेगा, एग्जैक्ट लिखा बच्चे ने, मार्क्स देके हट जाएगा। तो 2 तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब आप आंसर्स के बारे में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो तो उसको पॉइंट बाय पॉइंट आंसर करो, अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो उसको पैराग्राफ के फॉर्मेट में अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा अच्छा तरीके से क्वेश्चन को देखा हुआ है, और उसको हर एक आंसर को आप देख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट में रखा हुआ है। और देखो और टीचर ने जो चेक भी किया ना, वो पॉइंट बाय पॉइंट ही चेक किया, और हर पॉइंट का वो मार्क्स उसको मिलता गया होगा। आप देख सकते हो टीचर ने जितनी भी जगह चेक किया, हर एक जगह पॉइंट बाय पॉइंट। और सबसे अच्छी बात जो हमने प्रीवियस पॉइंट डिस्कस करा था कि इसने अंडरलाइन भी करा हुआ है। मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की कॉपी नहीं लेके आया हूँ, ये आप देखोगे जो पूरी की पूरी स्लाइड, ये अलग अलग टॉपर्स की और सेम फॉर्मेट आपको मिलेगा। CBSE ने इवन अपनी वेबसाइट पर भी दिया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम रैंकर्स बोर्ड्स ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मैं कुछ ये सैंपल्स को भी डाल दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना पढ़ते हो, जितना जानते हो, उसको कैसे लिखते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहाँ तक बात होगी पूरी अच्छी तरीके से, पॉइंट्स बाय पॉइंट हमें चीज़ों को लिखना है। बस अब आपका ध्यान इतना होना चाहिए कि आपके पास लगभग 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। अब जितने भी सैम्पल पेपर्स तुम सॉल्व कर रहे हो या फिर PYQs को सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा हमने, मुझे आता है, आगे बढ़ गया। ये अगर तुम करोगे तो फिर तुम अपने आप को स्लो कर रहे हो, एग्जाम में तुम परफॉर्म नहीं करने वाले हो अच्छे तरीके से। तो इसको दूर करो। जितने भी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में आपको सभी लोगों को बताया है, उसको ट्राई करो कि रिड्यूस करो, रिमूव करो अपने प्रैक्टिस से रेगुलर, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही रिमूव होगी और अडॉप्ट होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।